हेलो फ्रेंड्स, जलको स्टडी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत हमने भारतेंदु काल को पढ़ा। भारतेंदु के बाद में हमने पढ़ा द्विवेदी काल, और द्विवेदी के बाद में हमने पढ़ा था छायावादी काल। छायावाद के बाद में हमने पढ़ा था प्रगतिवादी काल। प्रगतिवादी काल के बाद में हमने पढ़ा था प्रयोगवाद काल, और प्रयोगवाद के बाद में अब अपना यानी कि अंतिम टॉपिक रह गया है नई कविता या नवलेखन काल। बस ये लास्ट रहेगा। इसके बाद यानी कि हिंदी साहित्य का इतिहास है वो कंप्लीट हो जाएगा, और बहुत ही साधारण तरीके से अपन इसको पढ़ेंगे। बहुत ही शानदार नोट्स हैं, ये प्रिंटेड नोट्स हैं। तो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड यदि आप हिंदी से तैयारी कर रहे हैं तो आज का वीडियो भी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। नई कविता। नई कविता का प्रारंभ 1953 ईस्वी से माना जाता है। नई कविता का प्रारंभ कब से माना जाता है? 1953 से माना जाता है। नई कविता शब्द का प्रयोग अज्ञे ने 1952 में इलाहाबाद रेडियो से किया था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नई कविता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो नई कविता शब्द का प्रयोग अज्ञे ने 1952 में इलाहाबाद रेडियो से किया था। नई कविता का वास्तविक प्रारंभ 1954 में जगदीश गुप्त द्वारा प्रकाशित नई कविता पत्रिका से माना जाता है। नई कविता का वास्तविक प्रारंभ 1954 से माना जाता है। 1954 ईस्वी में जगदीश गुप्त द्वारा प्रकाशित नई कविता पत्रिका से माना जाता है। नई कविता के नाम के स्थान पर उसे समकालीन कविता नाम देने को औचित्यपूर्ण बताया। इसने जगदीश गुप्त ने यानी कि जो नई कविता पत्रिका जो निकाली थी 1954 से, वहां से नई कविता का वास्तविक प्रारंभ माना गया, और नई कविता के नाम के स्थान पर उसे समकालीन कविता नाम देने को औचित्यपूर्ण बताया था। किसने? जगदीश गुप्त ने। नई कविता की प्रसिद्ध रचनाएं कौन कौन सी हैं? जो मुख्य रचनाएं हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई हैं। तो नई कविता की प्रसिद्ध रचनाएं, आत्मजयी जो रचना लिखी गई 1965 में कुंवर नारायण की है, जो नई कविता की प्रसिद्ध रचना है। आत्मजयी 1965 में कुंवर नारायण द्वारा लिखी गई थी। अंधा युग 1954 में लिखी गई रचना, जो धर्मवीर भारती की है। संशय की एक रात, ये 1962 में लिखी गई, और ये नरेश मेहता की कविता है। संशय की एक रात। फिर से देखो, नई कविता की प्रसिद्ध रचनाएं कौन कौन सी? आत्मजयी 1965 में कुंवर नारायण द्वारा लिखी गई, अंधा युग 1954 में धर्मवीर भारती द्वारा लिखी गई, और संशय की एक रात 1962 में नरेश मेहता द्वारा लिखी गई थी। इधर कुछ है वो भी अपन देख लेते हैं जो लिखा हुआ है। संशय की एक रात जो कविता है, यह यानी कि राम के संशय का तो इसमें वर्णन किया गया है, और युद्ध पूर्व रात्रि में यानी कि युद्ध होने से पहले की रात्रि में राम के संशय का इसमें वर्णन है। इसलिए इस कविता का नाम है संशय की एक रात, जो 1962 में नरेश मेहता द्वारा लिखी गई थी। सुदामा पांडे धूमिल, यानी कि सुदामा पांडे का उपनाम क्या था? धूमिल। तो सुदामा पांडे जो धूमिल है, इनकी रचनाएं हम देखते हैं कौन कौन सी हैं। तो सर्वप्रथम उभर करके आते हैं सुदामा पांडे, जिनका उपनाम क्या था? धूमिल के नाम से इनको जाना जाता है। प्रमुख रचनाएं धूमिल की कौन कौन सी हैं? संसद से सड़क तक बहुत बार पूछी गई है कि संसद से सड़क तक किसकी रचना है? तो ये धूमिल की रचना है, और इनका बचपन का नाम सुदामा पांडे था। कल सुनना मुझे, ये इनकी दूसरी रचना है। यहाँ वो रचनाएं ली गई हैं जो एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो धूमिल की रचनाएं कौन कौन सी हो गई? संसद से सड़क तक, और कल सुनना मुझे। कल सुनना मुझे धूमिल ने 60 के दशक में अपनी रचनाओं से प्रसिद्धि प्राप्त की थी। धूमिल ने 60 के दशक में अपनी रचनाओं से प्रसिद्धि प्राप्त की थी। अगले जो नई कविता के साहित्यकार के रूप में उभर कर आते हैं वो है चंद्रकांत देवताले। चंद्रकांत देवताले की प्रसिद्ध रचना कौन कौन सी हैं? लक्कड़ बग्गा हंस रहा है। लक्कड़ बग्गा हंस रहा है किसकी रचना है? चंद्रकांत देवताले की रचना है। पत्थर फेंक रहा हूं मैं,
ये इनकी दूसरी रचना है। और इसी रचना पर पत्थर फेंक रहा हूं मैं, इस रचना पर चंद्रकांत देवताले को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2012 में दिया गया था। फिर से देखो, चंद्रकांत देवताले जो नई कविता के साहित्यकार के रूप में उभर करके आते हैं, और इनकी प्रसिद्ध रचनाएं कौन कौन सी है? लक्कड़ बग्गा हंस रहा है, और पत्थर फेंक रहा हूं मैं। पत्थर फेंक रहा हूं मैं और लक्कड़ बग्गा किसकी रचना है? चंद्रकांत देवताले की। पत्थर फेंक रहा हूं मैं, इस रचना पर चंद्रकांत देवताले को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2012 में दिया गया था। नरेंद्र शर्मा को हम पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको छोड़ दो। यानी कि ये जहाँ से कोचिंग की थी वहाँ से इन्होंने कटवा दिया कि ये यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। तो जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ से ही अपन पढ़ेंगे। अगले जो साहित्यकार के रूप में उभर करके आते हैं नई कविता के, हम पढ़ रहे हैं नई कविता या नवलेखन। तो नई कविता के अगले साहित्यकार के रूप में उभर करके कौन आते हैं? दुष्यंत कुमार। दुष्यंत कुमार का जन्म 1933 ईस्वी में राजपुर नवादा गांव उत्तर प्रदेश में हुआ था। मृत्यु 1975 ईस्वी में हुई। प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं दुष्यंत कुमार की? सूर्य का स्वागत, आवाजों के घेरे में, साये में धूप, ये इनका गजल छंद है। साये में धूप जो रचना है दुष्यंत कुमार की, ये इनकी यानी कि गजल छंद है इनका। जलते हुए वन का बसंत, जलते हुए वन का बसंत। फिर से देखो, दुष्यंत कुमार का जन्म 1933 ईस्वी में राजपुर नवादा गांव उत्तर प्रदेश में हुआ। मृत्यु 1975 में हुई थी। प्रमुख काव्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? सूर्य का स्वागत, साये में धूप, ये इनका गजल छंद है। आवाजों के घेरे में और जलते हुए वन का वसंत। फिर से देख लो, दुष्यंत कुमार के बारे में अपन पढ़ रहे थे, जो नई कविता के अग्रदूत माने जाते हैं, यानी कि नई कविता के साहित्यकार माने जाते हैं। जन्म 1933 ईस्वी में हुआ, राजपुर नवादा गांव उत्तर प्रदेश में हुआ। मृत्यु 1975 ईस्वी में हुई थी। प्रमुख काव्य रचना कौन कौन सी है? सूर्य का स्वागत, आवाजों के घेरे में, आवाजों के घेरे में, साये में धूप, ये इनका गजल छंद है, और जलते हुए वन का वसंत। दुष्यंत कुमार के प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो दुष्यंत कुमार के प्रमुख उपन्यासों की हम बात करें तो कौन कौन से हैं? छोटे छोटे सवाल, आंगन में एक वृक्ष, दोहरी जिंदगी, लघु कथा है इनकी मन के कोण, ये भी इनका उपन्यास है, लघु कथा मन के कोण। और इनकी लघु कथा कौन सी है? मन के कोण। ये इनकी लघु कथा है किसकी? दुष्यंत कुमार की। याद रखेंगे आप, दुष्यंत कुमार की लघु कथा है कौन सी? मन के कोण। और नाटक का नाम है और मसीहा मर गया, ये इनका प्रमुख नाटक है। फिर से देख लो, उपन्यास कौन कौन से हैं दुष्यंत कुमार के? छोटे छोटे सवाल, आंगन में एक वृक्ष, दोहरी जिंदगी, और इनकी लघु कथा कौन सी है? मन के कोण। और नाटक है और मसीहा मर गया। एक गीति नाट्य भी लिखा था, एक कंठी विस्पाई, ये इनका गीति नाट्य है किनका? दुष्यंत कुमार का। याद रखेंगे, दुष्यंत कुमार का गीति नाट्य कौन सा है? एक कंठ विस्पाई, ये इनका गीति नाट्य है। फिर से देख लो, हम पढ़ रहे थे दुष्यंत कुमार के बारे में। दुष्यंत कुमार का जन्म 1933 में राजपुर नवादा गांव उत्तर प्रदेश में हुआ। मृत्यु 1975 में हुई। प्रमुख काव्य रचना सूर्य का स्वागत, आवाजों के घेरे में, साये में धूप, इनका गजल छंद है, जलते हुए वन का वसंत। उपन्यास कौन कौन से हैं दुष्यंत कुमार के? तो उपन्यासों की हम बात करें तो छोटे छोटे सवाल, आंगन में एक वृक्ष, ये इनका दूसरा उपन्यास है। दोहरी जिंदगी, ये इनका तीसरा उपन्यास है। और दुष्यंत कुमार की जो लघु कथा है वो है मन के कोण। और नाटक लिखा था और मसीहा मर गया। दुष्यंत कुमार का गीति नाट्य भी है एक, उसका नाम है एक कंठ विस्पाई। इस प्रकार हमने दुष्यंत कुमार को पढ़ लिया। ये इंपॉर्टेंट है नहीं तो इनको छोड़ दो। निर्मला, इनको भी छोड़ दो। अगले साहित्यकार के रूप में हमारे सामने आते हैं आलोक धनवा। आलोक धनवा, आलोक धनवा का जन्म 1948 में मुंगेर बिहार में हुआ था। आलोक धनवा का जन्म
1948 में मुंगेर बिहार में हुआ था। अभी भी जिंदा है ये। प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं आलोक धनवा की? जनता का आदमी 1972 ईस्वी में प्रथम ये इनकी कविता है, जो 1972 ईस्वी में लिखी थी। आलोक धनवा की प्रथम कविता जो 1972 ईस्वी में लिखी गई थी वो है जनता का आदमी। भागी हुई लड़कियां, बन्नों की बेटियां, दुनिया रोज बनती है, ये इनका काव्य संग्रह है जो 1998 ईस्वी में लिखा गया। और जो 12वीं में जो पतंग कविता है वो इसी से ली गई है। यानी कि दुनिया रोज बनती है काव्य संग्रह से 12वीं कक्षा में जो पतंग कविता है वो इसी काव्य संग्रह से ली गई है। दुनिया रोज बनती है 1998 में लिखा गया काव्य संग्रह है। फिर से देखो, आलोक धनवा। आलोक धनवा का जन्म 1948 में मुंगेर बिहार में हुआ था। प्रमुख रचनाएं जनता का आदमी 1972 ईस्वी में लिखी गई और ये इनकी प्रथम कविता है। दूसरी है भागी हुई रचनाएं, भागी हुई लड़कियां। तीसरी है बन्नों की बेटियां और चौथी है दुनिया रोज बदलती है। दुनिया रोज बदलती है 1998 में लिखा गया काव्य संग्रह है और इसी से 12वीं कक्षा की जो पतंग कविता है वो ली गई है, जो दुनिया रोज बदलती है। प्रमुख पंक्ति भी है इसकी दुनिया रोज बदलती है काव्य संग्रह की। जहां नदियां समुद्र से मिलती है वहां मेरा क्या है, मैं नहीं जानता लेकिन एक दिन जाना है उधर। किसकी प्रमुख पंक्तियां हैं? ये प्रमुख पंक्तियां हैं आलोक धनवा की। कविता सार, यानी कि जो पतंग कविता है उसका सार क्या है? पतंग कविता दुनिया रोज बदलती है काव्य संग्रह में संकलित है। जो 12वीं क्लास में जो पतंग कविता ली गई है वो ली गई है दुनिया रोज बदलती है काव्य संग्रह से ली गई है, जो आलोक धनवा की है। बाल सुलभ इच्छाओं व उमंगों का सुंदर चित्रण है और इस पतंग कविता में बाल सुलभ इच्छाओं का और यानी कि आते हुए शरद ऋतु का इसमें वर्णन किया गया है। बच्चे पतंग किस प्रकार उड़ाते हैं वो इसमें वर्णन किया गया है। तो बाल सुलभ इच्छाओं का व उमंगों का सुंदर इसमें चित्रण देखने को मिलता है। किसमें? पतंग कविता में। बाल क्रियाकलापों एवं प्रकृति में आहार परिवर्तन की सुंदर बिंबों के साथ अभिव्यक्ति इसमें की गई है। बाल क्रियाकलापों एवं प्रकृति के आहार परिवर्तन की सुंदर बिंबों के साथ अभिव्यक्ति की गई है। किसमें? पतंग कविता में। पतंग पतंग बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना है जिसके जरिए वे आसमान छूना चाहते हैं। तो इस प्रकार यानी कि हमने आलोक धनवा को पढ़ा और अगले साहित्यकार के रूप में उभर करके आते हैं उमा शंकर जोशी। अगले साहित्यकार के रूप में उभर करके आते हैं उमा शंकर जोशी। उमा शंकर जोशी का जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1988 ईस्वी में हुई थी। प्रमुख रचनाएं कौन सी है? एकांकी विश्व शांति, गंगोत्री दूसरी रचना है, निशित तीसरी, प्राचीना। यानी कि उमा शंकर जोशी की रचनाएं कौन कौन सी हैं? एकांकी विश्व शांति, गंगोत्री, निशित, प्राचीना, आथिते, बसंत वर्षा, महाप्रस्थान और अभिज्ञा, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। फिर से देखो, उमा शंकर जोशी का जन्म 1911 में हुआ, मृत्यु 1988 ईस्वी में हुई थी। प्रमुख रचनाएं एकांकी विश्व शांति, गंगोत्री, निशित, प्राचीना, आथिथे, बसंत वर्षा, महाप्रस्थान और अभिज्ञा। ये रचनाएं भाई याद करनी पड़ेंगी, इसकी कोई ट्रिक मुझे नहीं मिली। गुजराती अनुवादक रघुवीर चौधरी भोला भाई, ये गुजराती के अनुवादक थे। रघुवीर चौधरी भोला भाई के नाम से इन्हें जाना जाता था। अनुवाद अभिज्ञान शाकुंतलम व उत्तर रामचरित का गुजराती भाषा में किया था। किसने? यानी कि किसने किया था? उमा शंकर जोशी ने। फिर से देखो, उमा शंकर जोशी को एक बार इनकी रचनाएं याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। इनकी रचनाओं को एक बार फिर से देख लेते हैं हम। उमा शंकर जोशी का जन्म 1911 में हुआ,
मृत्यु 1988 में हुई। प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? एकांकी विश्व शांति, गंगोत्री, निशीथ, प्राचीना, आथिते, वसंत वर्षा, महाप्रस्थान और अभिज्ञा, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अनुवाद अभिज्ञान शाकुंतलम व उत्तर रामचरित का गुजराती भाषा में किया था। किसने? उमा शंकर जोशी ने। उमा शंकर जोशी ने, यानी कि अभिज्ञान शाकुंतलम जो कालिदास का था और उत्तर रामचरित का गुजराती भाषा में अनुवाद किया था। अब पढ़ेंगे विष्णु खर्रे। अगले साहित्यकार के रूप में उभर करके आते हैं नई कविता के विष्णु खर्रे। विष्णु खर्रे का जन्म 1940 ईस्वी में छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में हुआ था। छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में हुआ था। कब? 1940 में। विष्णु खर्रे की प्रमुख पत्रिकाएं कौन कौन सी हैं? नव भारत टाइम्स। और पत्रिकाएं कौन कौन सी हैं विष्णु खर्रे की? नव भारत टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, ये प्रमुख पत्रिकाएं हैं। किसकी? विष्णु खर्रे की। फिर से देखो, विष्णु खर्रे का जन्म 1940 में छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में हुआ। पत्रिकाएं कौन कौन सी हैं विष्णु खर्रे की? नव भारत टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया, ये प्रमुख पत्रिकाएं हैं। विष्णु खर्रे की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं वो भी हम देख लेते हैं। विष्णु खर्रे की प्रमुख रचनाएं, प्रथम रचना है मरु प्रदेश और अन्य कविताएं, जो 1960 ईस्वी की रचना है। एक गैर रोमानी समय में 1970 ईस्वी की रचना है। खुद अपनी आंख से 1978 ईस्वी में लिखी। सबकी आवाज के पर्दे में 1994 में लिखी गई रचना है। पिछला बाकी काल और अवधि के दरमियान, ये भी इनकी रचना है। किसकी? विष्णु खर्रे की। फिर से देखो, विष्णु खर्रे की प्रथम रचना है मरु प्रदेश और अन्य कविताएं, जो 1960 ईस्वी में लिखी गई थी। अगली रचना है एक गैर रोमानी समय में, 1970 में लिखी गई रचना है। अगली रचना है खुद अपनी आंख से, 1978 ईस्वी में लिखी। सबकी आवाज के पर्दे में 1994 में लिखी गई रचना है। पिछला बाकी काल और अवधि के दरमियान। इस प्रकार ये विष्णु खर्रे ने प्रमुख रचनाएं लिखी थी। एक समीक्षा लिखी थी, आलोचना की पहली किताब, ये विष्णु खर्रे की समीक्षा है। आलोचना की पहली किताब। फिर से देख लो, विष्णु खर्रे का जन्म 1940 में छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में हुआ। प्रमुख पत्रिकाएं नव भारत टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, ये इन्होंने प्रमुख पत्रिकाएं लिखी। विष्णु खर्रे की प्रमुख रचनाएं, प्रथम रचना है ये मरु है, सॉरी मुरु लिखा गया है। मरु प्रदेश और अन्य कविताएं 1960 में लिखी। एक गैर रोमानी समय में 1970 की रचना है। खुद अपनी आंख से 1978 की रचना है विष्णु खर्रे की। सबकी आवाज के पर्दे में 1994 में लिखी गई रचना। पिछला बाकी काल और अवधि के दरमियान, ये विष्णु खर्रे की प्रमुख रचनाएं हैं। एक समीक्षा भी लिखी थी, आलोचना की पहली किताब, ये इनकी समीक्षा है। खड़ी बोली गद्य का विकास, मुख्य मुख्य पॉइंट है वो भी देख लेते हैं। खड़ी बोली गद्य का विकास। खड़ी बोली का प्रथम प्रयोग करने वाला कवि कौन था? अमीर खुसरो था। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि खड़ी बोली का प्रथम प्रयोग करने वाला कवि कौन था? तो अमीर खुसरो था। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी है? चंद छंद वर्णन की महिमा, ये गंग द्वारा लिखी गई रचना है। जो खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है कौन सी है? चंद छंद वर्णन की महिमा। चंद छंद वर्णन की महिमा, और किसने लिखी थी? गंग द्वारा लिखी गई खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है चंद छंद वर्णन की महिमा। परिनिष्ठित खड़ी बोली गद्य की रचना। परिनिष्ठित खड़ी बोली गद्य की रचना कौन कौन सी है? भाषा योग वशिष्ठ, किसने लिखी थी? राम प्रसाद निरंजनी द्वारा लिखी गई। भाषा योग वशिष्ठ किसकी रचना है? राम प्रसाद निरंजनी द्वारा लिखित रचना है, जो कि परिनिष्ठित
खड़ी बोली गद्य की रचना है? कौन सी? भाषा योग वशिष्ठ, जो राम प्रसाद निरंजनी द्वारा लिखी गई रचना है। खड़ी बोली को रचना में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को दिया जाता है। खड़ी बोली को रचना में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को दिया जाता है। ऊपर क्या है? खड़ी बोली का प्रथम प्रयोग करने वाला कवि पूछा जाए तो अमीर खुसरो है, और खड़ी बोली को रचना में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को दिया जाता है। आगे अपन पढ़ते हैं। 19वीं सदी की प्रारंभ की प्रसिद्ध 4 रचनाएं बहुत बार पूछी गई है। 19वीं सदी की प्रारंभ की प्रसिद्ध 4 रचनाएं कौन कौन सी हैं? प्रेम सागर, ये परम सागर है। परम सागर जो लल्लू लाल की रचना है, ये प्रेम ही सागर है, परम सागर नहीं है, प्रेम कर लो इसको। प्रेम सागर किसकी रचना है? लल्लू लाल की। सुख सागर, ये किसकी रचना है? सदा सुखलाल की, और इसका उपनाम था नियाज। नासिकेतोपाख्यान किसकी रचना है? सदल मिश्र की रचना है। और रानी केतकी की कहानी उदय भानचरित, ये किसकी रचना है? ईसा अल्लाह खां की रचना है। रानी केतकी की कहानी जो उदय भानचरित पर आधारित रचना है, और ये ईसा अल्लाह खां की रचना है। फिर से देखो, 19वीं सदी की प्रारंभ की प्रसिद्ध 4 रचनाएं कौन कौन सी? प्रेम सागर लल्लू लाल की रचना है। सुख सागर सदा सुखलाल नियाज की रचना है। नासिकेतोपाख्यान सदल मिश्र की रचना है। रानी केतकी की कहानी ये ईसा अल्लाह खां की रचना है। ये 19वीं सदी की प्रारंभ की प्रसिद्ध 4 रचनाएं हैं। प्रेम सागर लल्लू लाल की है, सुख सागर सदा सुखलाल नियाज की है, नासिकेतोपाख्यान सदल मिश्र की है, और रानी केतकी की कहानी ईसा अल्लाह खां की रचना है। हिंदी का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा था? उदंड मार्तंड। ये बहुत बार पूछा गया है कि हिंदी का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा था? उदंड मार्तंड। 1826 ईस्वी में इसका संपादन जुगल किशोर ने किया था। हिंदी का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा है? तो उदंड मार्तंड है, जो 1826 ईस्वी में, यानी कि जो इसके संपादक थे वो जुगल किशोर थे। 1826 ईस्वी में इसको संपादित किया गया, यानी कि 1826 ईस्वी में निकाला गया। जो हिंदी का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र था उदंड मार्तंड नाम से, और इसके संपादक थे जुगल किशोर। हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार यदि पूछा जाए तो वो समाचार था, यानी कि सुधा वर्षन, समाचार सुधा वर्षन, जो 1854 ईस्वी में निकाला गया। इसके संपादक थे श्याम सुंदर सेन। हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा था? सुधा वर्षन, जो 1854 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, और इसके संपादक श्याम सुंदर सेन थे। आगे अपन देखते हैं, हिंदी खड़ी बोली गद्य का परिमार्जन करने वाले लेखक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, जिन्होंने सरस्वती पत्रिका से किया था। हिंदी खड़ी बोली गद्य का परिमार्जन करने वाले लेखक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, जिन्होंने सरस्वती पत्रिका से किया था। हिंदी खड़ी बोली गद्य को प्रौढ़ता प्रदान करने वाली त्रयी, यानी कि कौन कौन? प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद थे। हिंदी खड़ी बोली गद्य की प्रौढ़ता, हिंदी खड़ी बोली गद्य को प्रौढ़ता प्रदान करने वाले कौन कौन थे? प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद। अब पहली कहानी देख लेते हैं। पहली कहानी और पहला उपन्यास परीक्षा गुरु है, जो 1882 ईस्वी में लिखा गया निवास दास मिश्र द्वारा।